पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह के परिजनों ने छत्तीसगढ़ शासन पर लगाए गंभीर आरोप। 3 दिन बाद भी सोन नदी में डूबे लड़कों की तलाश नहीं हुई पूरी। मंगलवार को फिर शुरू होगा सर्चिंग ऑपरेशन। वारासिवनी टीआई को हटाने की मांग को लेकर प्रेम विवाह करने वाले दंपत्ति ने एसपी को बताई आपबीती। हनुमान चौक के व्यापारियों ने की नगरपालिका चुनाव बहिष्कार की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए छत्तीसगढ़ निवासी झाम सिंह मामले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 महीने बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक बेटे को नौकरी लगाने के नाम पर 15 दिन बेगारी कराकर नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। इस बात से आक्रोशित होकर आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी समाज द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मृतक झाम सिंह धुर्वे के पुत्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनी घोषणा के अनुसार बड़े बेटे को छत्तीसगढ़ में नौकरी देने का वादा किया गया था। उसके अनुसार उन्हें बीट गार्ड की नौकरी के लिए बुलाया गया। 15 दिन तक साहब के लिए खाना बनवाया गया, बर्तन मंजवाए गए। उसके बाद ये कहकर वापस कर दिया गया कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं दी गई है। नहीं, जब वहाँ मंत्री महोदय के पास गए तो उसने इतना बस बोला है, नहीं मेरे तरफ से पढ़े लिखे हो तो मैं इसे मजदूर में दे दिया हूँ, वो जो दिए हैं उसको करते रहो। जब वहाँ से रिटर्न आने के बाद जब मैं गया जहाँ काम मेरे को दिए थे समनापुर में, वहाँ आने के बाद फिर मेरे पास जो चाबी दिए थे रहने के लिए रूम में, तो चाबी भी मांग लिए और वहाँ जो सिपाही था उसने भी बोल दिया कि यहाँ नहीं रह सकते, आप रंजर के पास मिल लेना। तो ये क्या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया था? हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और एमपी सरकार के द्वारा? एमपी सरकार के द्वारा भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और मुआवजा वगैरह? मुआवजा नहीं। वहाँ कितने दिन तक काम किया आपने? लगभग वहाँ ऐसे ही जाता था तो 2-4 दिन जाता था, उसके बाद फिर समाज का काम आता था तो वहाँ जाता था। लगभग 15 दिन काम किया। क्या काम? वैसे ही वहाँ बर्तन साफ करते थे, उनके लिए खाना बनाते थे। अधिकारियों के लिए? हाँ, जो सिपाही साहब थे उनके लिए। तो कौन से पद पे हुई थी? भर पे कौन सा पद? सिपाही का। मृतक झाम सिंह धुर्वे की बेटी बताती है कि छत्तीसगढ़ शासन अब यह कह रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस की गोली से तुम्हारे पिता की मौत हुई है, इसीलिए नौकरी मध्य प्रदेश शासन ही देगा। वो तो बहुत बेकार लग रहा है, मतलब नौकरी दिए हैं ऐसा करके ना पूरा अफवाह फैलाए। तो अभी बाद में ना बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग की तरफ से ये नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग की तरफ तो हमारे तरफ से घटना नहीं हुआ है, एमपी की तरफ से हुआ घटना, यही बोल रहे हैं। बस सिर्फ ये क्या वहाँ के नेताओं ने सिर्फ मीडिया की सुर्खी बनने के लिए बयानबाजी की थी? हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम सबसे पहले मेरे पापा को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग के भरण पोषण के लिए नौकरी चाहिए। आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने आरोप लगाते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत अधिक ढिलाई बरती जा रही है। घटना के 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई, न्यायिक जांच पूरी नहीं हुई, जिससे प्रदेश शासन और प्रशासन पर उंगली उठना लाजमी है। उनके द्वारा सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य को एक ज्ञापन सौंपा गया और उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई। देखिए, हमने जब आखिरी बार जब 15 अक्टूबर को जो हमारा डेलीगेशन
कलेक्टर महोदय से मिला था, तो कलेक्टर महोदय ने कहा था कि 1 महीने के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट आपके समक्ष पेश कर दी जाएगी। ये सामने से कलेक्टर महोदय ने ये बयान दिया था। लेकिन आज 3 महीने होने जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार की ना तो सूचना मिली है और ना ही किसी प्रकार की जो मजिस्ट्रियल जांच है या CID जांच, इसकी कोई रिपोर्ट मिली नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन हमें धोखा ही दे रहा है, कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज देखिए, हमें छत्तीसगढ़ सरकार, इनके आने के बाद हमें पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के जो मंत्री हैं अकबर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि झाम सिंह के एक लड़के को हम नौकरी देंगे, और उन्होंने नौकरी देने के बहाने में 15 दिन उनसे काम भी करवाया। न ही किसी प्रकार का उन्हें आदेश निकाला और न ही किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया, और उन्हें आज ये मौका आ गया कि उन्हें निकाल दिया गया है वहाँ से। तो इस प्रकार का जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी उनको झांसा दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज के प्रति ठेस पहुंचने वाली बात है। क्या रणनीति बनी है अभी आप लोग की? रणनीति ये बनी है हमारी कि अब हम उग्र आंदोलन पे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, हमारा पूरा समाज। बता दें कि इस हत्याकांड में जांच पीड़ितों को नौकरी देने की मांग के लिए पूर्व में आदिवासी समाज द्वारा 2 बार उग्र आंदोलन किया जा चुका है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश शासन द्वारा अब तक कोई भी सकारात्मक जवाब पीड़ितों को नहीं दिया गया है। 3 जनवरी 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 14 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 3 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 3051 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2908 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 73 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 26 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 412 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 3 जनवरी को बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में खैरलांजी तहसील के ग्राम पिपरिया का 38 वर्षीय पुरुष, खैरलांजी की 14 वर्षीय बालिका, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 33 का 40 वर्षीय 2 पुरुष, ग्राम लालपुर का 26 वर्षीय युवक, शांतिनगर लालबर्रा के 35 वर्षीय व 40 वर्षीय 2 पुरुष, 35 वर्षीय महिला, परसवाड़ा तहसील के ग्राम समनापुर की 65 वर्षीय महिला और 68 वर्षीय पुरुष और वारासिवनी तहसील के ग्राम बनियाटोला कायदी का 55 वर्षीय पुरुष शामिल है। 2 दिन पहले वारासिवनी तहसील मुख्यालय में एक नव दंपत्ति को प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगा है। सोमवार को ये दंपत्ति पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के पास पहुंचा और पूरा घटनाक्रम की जानकारी सिलसिलेवार दी। इस दौरान उन्होंने वारासिवनी टीआई को हटाने की मांग तक की। बता दें कि 2 दिन पहले वारासिवनी में एक युवक युवती द्वारा विवाह रचाया गया था, जिस पर वारासिवनी में हुए हंगामे की जानकारी सबको मालूम है। यह हंगामा क्यों और किस कारण हुआ, इस दौरान शादी कर अपने घर की विनती कर रहे इस नव युवक दंपत्ति ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक बताया कि पुलिस द्वारा कैसे उन पर दबाव बनाया गया, यही नहीं उनके परिजनों की पिटाई तक की गई। बाकायदा इस नव दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को दिए अपने शिकायत पत्र में वारासिवनी पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि इस दौरान उन्होंने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया और लड़के पक्ष वालों के साथ मारपीट की, साथ ही 2 से 3 पुलिसकर्मी के नाम तक बताए जा रहे हैं जिन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट की। पहले हम थाना आए, मेरा कुछ 5 से 6 घंटे पहले बयान हुआ। उसके बाद बयान को बहुत बार फाड़ा गया। फिर उसके बाद टीआई ने हमको कुछ टाइम रुकने, जब हमने पुलिस प्रशासन मांगे घर जाने के लिए, तो टीआई ने हमको रुकने की सलाह दिया। तो हम लोग रुके वहाँ पर। और बाकी फिर कुछ 6 या 7 बजे जो मेरे ससुराल वाले थे उन लोगों को मारपीट के बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद हम दोनों को जोर जबरदस्ती से ये बताया गया कि आपके परिजनों से मिलाने जा रहे हैं, और उन लोगों ने हमें पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया। फिर उसके बाद हम उनको मतलब मेरे घर के साइड ले जा रहा था, तो उस बीच में हम लोग ने मतलब घर वालों को बचाने के लिए आवाज़ लगाई। तो भैया जो थे मेरे देवर लोग, वो लोग बचाने के लिए आगे आए। तो पुलिस ने हमको वैसे प्रेशर बोर्ड बना के रखी थी, इनके ऊपर बैठी हुई थी पुलिस, और मेरे ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा था कि अभी भी तुम अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाओ। बाकी फिर वहाँ पर में जो टीआई थे और एक रावतकर सर थे और एक गजेंद्र पटले सर थे, इन लोगों के द्वारा मतलब ये लोग वर्दी में भी नहीं थे, और बाकी पुलिस हम पर वार भी किए जा रही थी बार बार।
और प्रेशर बना रही थी कि तुम अपने। सर वहाँ पे बाहर प्रेशर दिया जा रहा था थाने के अंदर में, और ज़बरदस्ती हमको गाड़ी में बैठाला गया, और जो गजेंद्र पुलिस जो थे वहाँ पर, उनको हमारे पे बैठ गए थे, मुंह दबा जा रहा था, मारा जा रहा था गाड़ी के अंदर में। काहे के लिए मारा जा रहा था, क्यों दबाव बनाया जा रहा था? दबाव इसे दिया जा रहा था कि मैं लड़की से शादी किया हुआ था, और वो जो पवार समाज जो था वो ज़्यादा प्रेशर में थे। मतलब अदर कास्ट किया? यस सर। किन किन ने मारपीट की थी आपको? सर वहाँ पे जो रावत का सर एक थे, और गजेंद्र और टीआई सर के द्वारा प्रेशर बहुत दिया जा रहा था। एक रूम में बंद करके बार बार बयान लिया जा रहा था लड़की से भी, और सर रूम बंद करके बयान लिया गया, बयान को फाड़ा भी गया। मैक्सिमम सर हम लोगों ने थाने के अंदर मैक्सिमम सर 24 आवर समथिंग थाने के अंदर दिया। जन समस्या निवारण शिविर कोसमी से मिली शिकायत के बाद राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अनुपस्थित बीएमओ को हटाने के निर्देश जिला मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट को दिए थे, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बीएमओ लामता डॉक्टर पंकज महाजन को हटा दिया गया है। जन समस्या निवारण जैसे मामले में लापरवाही बरतने का खामियाजा बीएमओ को भुगतना पड़ रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र बगदर्रा के लोकार्पण समारोह के दौरान ग्रामीणों ने बीएमओ की शिकायत की थी। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले हनुमान चौक के व्यापारियों ने आगामी नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बारिश के दिनों में हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, जिस कारण व्यापारियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। हनुमान चौक के व्यापारी बताते हैं कि नगरपालिका के द्वारा पानी निकासी के लिए जो निर्माण कार्य किया गया है, इस दौरान उनसे कोई राय नहीं ली गई। नतीजा उनके द्वारा जो मुरुम बिछाई गई थी उसे उखाड़कर गट्टू लगा दी गए हैं, जिससे पानी नाली के अंदर नहीं जाता। थोड़ी सी बारिश में नाली में इतना अधिक पानी जमा हो जाता है कि वह बाहर सड़कों पर आ जाता है। 25 सालों से परेशान है जी। अब स्थिति यह रहती कि पूरे गांव का पानी जमा होता है। हमने जो मुरुम डाल के रखे थे, जिससे वो पानी डाइवर्ट होकर स्टेशन की तरफ निकल जाता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गट्टू जो बनाए हमारी राय नहीं लिए, मुरुम निकाल के फेंक दिए, जिससे यहाँ इतना गड्ढा होता है। जब नाली भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, उसको जाने का रास्ता नहीं होता। ये वही नाली का पानी वापस बाहर आता है। वो पानी आने से इतना जमा होता है कि वापस उसे अंदर जाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। वापस बारिश आती है, वापस जमा होता है, वही स्थिति निर्माण होती है। उस स्थिति के बाद वापस 4 घंटे लगते हैं। ऐसा दिन भर जाके व्यापार का पूरा सत्यानाश होता है। हम कई दिन से परेशान और त्रस्त है, लेकिन यहाँ पे जो भी कोई अवस्था होती है वो हमारी राय लेके नहीं की जाती है। इसलिए हम बड़े इस चीज़ से असंतुष्ट हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये प्रशासन, ये जो नगर पालिका अध्यक्ष जो भी कुछ है, बिल्कुल नाकाम और क्षमक साबित हो रहे हैं। अपने रेडीमेड कपड़े की दुकान है। यही है कि हम लोग को परेशानी होती है, बारिश के दिनों में यहाँ पानी भरता है। कितनी बार हमने सब जगह कंप्लेंट कर दिया, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने सोचा यही उपाय रह गया है कि कम से कम अपन नगर पालिका का बहिष्कार करें, नगर पालिका चुनाव का। तो कम से कम आगे मतलब उनको ऑफिसर को ऊपर नगर पालिका के कार्य पब्लिक को या जो नेता लोग हैं उनको कुछ इफेक्ट पड़े। कितने सालों से परेशान है आप? तो या तो 10-15 साल से हो गया, 10-15 साल से हो गया। व्यापारी बताते हैं कि जल भराव और पानी निकासी की समस्या आजकल की नहीं है। बीते 25 वर्षों से वे परेशान हैं, इसलिए उनके द्वारा नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्हें कपड़ा व्यापारी संघ सहित अन्य संघों का समर्थन मिल रहा है और वे भी इस चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा रेडीमेड तो शॉप है। देखिए, पिछले 15-20 सालों से ये समस्या काफ़ी गंभीर है और पानी का जो जमाव है वो काफ़ी प्रभावित करता है। यहाँ हमारे कस्टमर नहीं आ पाते, आने जाने वाले दूसरे लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये परेशानी जल्दी से जल्दी नगर पालिका के माध्यम से शीघ्र इसका निवारण हो। क्या बनना था यहाँ पे, जिससे यहाँ जो है एक्चुअल में नाले का जो पानी है वो सीधा बह के सीधा रोड के ऊपर आता है और सीधा पूरा दुकानों के यहाँ सामने जमावड़ा होता है। हम चाहते हैं कि नाले के साइड से पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था की जाए मंदिर के नीचे से। तो इससे क्या है, यहाँ जल भराव कम होगा और ये समस्या का निराकरण होगा। गए हम लोग नगर पालिका में भी गए, कलेक्ट्रेट में भी गए, सब जगह हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, लेकिन अभी तक नाव भी हमने चलाए यहाँ पे। पिछले साल हमने नाव भी यहाँ पे चलाए और देखा गया कि इसके बाद भी कोई प्रशासन की ओर से कोई हमें इसका
कोई वो मिला नहीं। तो आप भी क्या चुनाव में वोट नहीं डालेंगे? चुनाव का तो बहिष्कार करना चाहिए। जब तक समस्या का समाधान ना हो तब तक मेरी हर नागरिक, हर मतलब वार्ड वासी से यही प्रार्थना है कि यहाँ तो बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। मेरे हनुमान चौक के जितने भी व्यापारी मित्रगण हैं उनसे हमने आपस में बातचीत करके निर्णय लिया है कि आने वाले समय में, आगामी समय जो नगर पालिका के जो चुनाव होंगे हम उसका बाइकाट करेंगे। बाइकाट करने से काफ़ी प्रभावित होगा, हम लोगों से मतलब काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आज हनुमान चौक में हार्ट ऑफ सिटी में बैठे हम लोग, और अगर इस टाइप की समस्या हम लोगों के साथ में आ रही है और लोगों को भी, बहुत से आने जाने वाले लोगों को भी समस्याएं होती है, और हमारा कपड़ा एसोसिएशन भी इस समर्थन में है कि बाइकाट किया जाए करके। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, अब बाकी जिनको जो करना है वो करेंगे ही। हमारा प्रयास है एक बाइकाट करने का। पहल संस्था ने भी हमें समर्थन दी है, उन्होंने भी हमारे को समर्थन दिया है कि आप बाइकाट कीजिए, हम लोग भी आपके समर्थन में हैं। चलिए आपको अतीत के झरोखे में ले चलते हैं, जब व्यापारियों के द्वारा बारिश की समस्या को देखते हुए एक नाव खरीद ली गई थी और विरोध स्वरूप उनके द्वारा इस चौक पर नाव भी चलाई गई थी। बावजूद इसके कि हनुमान चौक की समस्या का निराकरण किसी के पास भी नहीं है। यह समझते हुए हनुमान चौक के व्यापारियों के द्वारा अब चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई। कोरोना संक्रमण काल के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर जिला अस्पताल में 14 बिस्तरों का आईसीयू तैयार किया। जरूरत के समय इस पर कई सवाल भी उठे, लेकिन धीरे धीरे ही सही जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई और इस आईसीयू का लाभ जिलेवासियों को मिलना शुरू हो गया है। इस बात की बानगी यह है कि एक 62 वर्षीय बुजुर्ग जिन्हें बीपी डायबिटीज की परेशानी थी, ऑक्सीजन लेवल 62% हो चुका था, इसके बाद भी उन्होंने कोरोना के विरुद्ध जंग जीत ली है। जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड प्रभारी डॉक्टर भजन निल्लारे ने बताया कि 25 दिसंबर को किरणापुर निवासी मोतीराम डाहा के उम्र 62 वर्ष जिला अस्पताल के डीआईसी केंद्र में कोरोना के लक्षण होने पर भर्ती किया गया था। 26 दिसंबर को उनकी जांच करने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही श्री डाहके का ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से गिरने लगा, जिसे देखते हुए उन्हें तत्काल आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। लगातार ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रखी गई। उम्र के साथ साथ बड़ी परेशानी यह भी थी कि श्री डहाके को बीपी डायबिटीज के पहले से मरीज थे। इस दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल भी 60% तक आ गया था। बावजूद इसके कि लगातार जांच और बेहतर इलाज के साथ ही श्री डहाके के द्वारा इलाज के दौरान पूरी तरह से मदद करने का नतीजा है कि 4 जनवरी की सुबह उन्हें पूरी तरह ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।